कैपिटल बजटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के सेशन में डिस्कस करेंगे टॉप 5 एमसीक्यूज जो कि इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। तो आइए जी शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सवाल है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर सिग्निफिकेंट फॉर अ फर्म एज fixed assets account for a sizable proportion of the firm's total assets and their life extends over a considerable number of years. Long-term assets are usually non-specialized. In order to maintain the value of the corporate wealth, the management has to visualize the returns spread over the long life of the project. तो आपको बताना है भाई कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हमारे लिए इतने सिग्निफिकेंट, इतने क्रूशियल क्यों रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे हमारा जो आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3। पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है क्योंकि फिक्स एसेट्स में आप बहुत सारा पैसा खर्चने वाले हैं, बहुत सालों तक आपके पास रहने वाले हैं, इसीलिए आपको सोच समझकर इनमें खर्चा करना है। लॉन्ग टर्म एसेट्स जो आप खरीदते हैं यूजुअली स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिस पर्पस के लिए आपने खरीदे आप उसी लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने गाड़ी खरीदी तो आप केवल चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल प्रोडक्शन के अंदर नहीं कर सकते कि उससे कुछ सामान बना लूं। तो आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हैं दे आर यूजुअली स्पेशलाइज्ड, वो स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए बने हुए हैं, कोई और काम उनसे आप नहीं कर सकते। तो एक बार पैसा खर्च दिया, उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो वो आपके लिए बेसिकली वेस्टेज ही बन जाएगा। और साथ ही साथ आपकी मैनेजमेंट को फर्म की वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है, उसकी वैल्यू बढ़ानी है, इसीलिए सोच समझकर ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। तो इसीलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3। चलिए सवाल है, असर्शन दी गई है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स शोज द रिलेटिव गेन्स। रीजन है इट शोज द रिलेशन बिटवीन नेट कैश इनफ्लोज एंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला ही अगर आपको मालूम है तब भी आप इस सवाल का आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है उसका फॉर्मूला क्या रहता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली आपको रिलेटिव गेन दिखा रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिलेटिव गेन हो रहा है, 1 रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रिलेटिव आपका गेन कितना यहां पे हो रहा है। तो ये चीज आपको ये शो करने की कोशिश यहां पे कर रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए कि असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही हैं और रीजन असर्शन को सपोर्ट भी करती है। तो इसीलिए हम आंसर ए जो है यहां पे मार्क कर देंगे। चलो जी, सवाल है कैपिटल बजटिंग के स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में लगाकर बताओ। आपको जो डिफरेंट स्टेप्स दे रखे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स, स्क्रीनिंग ऑफ प्रपोजल्स, प्रोजेक्ट ऑडिट, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन और कंट्रोल। आपको बताना है भाई क्या सही ऑर्डर यहां पे बनेगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार सोचिए क्या सही ऑर्डर होना चाहिए और फिर हमारे साथ जुड़ जाइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैपिटल बजटिंग के अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो हमारे पास हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के क्या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। फिर आता है स्क्रीनिंग ऑफ द प्रपोजल्स। अब गोल्स को अचीव करना है तो अलग अलग प्रपोजल्स जो हैं वो आपके पास होंगे। उस प्रपोजल में से आप कौन सा प्रपोजल इस्तेमाल करेंगे, चूज करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले प्रपोजल्स की स्क्रीनिंग करेंगे, उनका एक ब्रॉड ओवरव्यू लेंगे, देखेंगे कौन कौन से प्रपोजल अवेलेबल हैं, जो बिल्कुल आपके लिए सूटेबल नहीं है आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। और बाकी जो प्रपोजल्स हैं, बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी आप इवेल्युएशन करेंगे, देखेंगे उनमें कितनी रिटर्न आपको मिल रही है, कितना एनपीवी आपको मिल रहा है। जो सबसे बेहतर प्रोजेक्ट आपको लगेगा आप उसे लागू कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। इंप्लीमेंट करने से बात खत्म नहीं हो जाएगी, आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि भाई जैसा मैंने सोचा था वैसा ही काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर आपको कंट्रोल मेजर्स भी यहां पे लेने पड़ेंगे। और फाइनली है प्रोजेक्ट ऑडिट, यानी कि जो ये सारा काम हुआ उसका ऑडिट यहां पे किया जाएगा कि जैसे प्लान आउट किया था वैसे ही काम हुआ, उसके अंदर कोई खामियां तो नहीं रही। उस पूरे प्रोजेक्ट का ऑडिट यहां पे किया जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन आप एक तरीके से कह सकते हैं करी जाएगी।
और ये सीक्वेंस आपको देखने को मिलती है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, तो ये आंसर हमारा यहां पे बनेगी। चलो जी, सवाल यहां पे दिया है, इंक्रीमेंटल सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स टू ₹50,000। The incremental fixed and variable cost amount to ₹20,000. Incremental depreciation amounts to ₹5,000 at a flat rate. The tax rate is 30%. Incremental operating cash flow will be, तो कैश फ्लो आपको बताना है, यहां पे सेल्स दी है, कॉस्ट दी है, डेप्रिसिएशन दिया है, टैक्स रेट भी दिया। आप बताइए इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपको यहां पे कितना होगा। देखते हैं आप बता पाते हैं या फिर नहीं बता पाते। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे अगर हमें इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकालना है, देखो यहां पे हम क्या चीजें कमाएंगे, हम यहां पे प्रॉफिट कमाएंगे, पर उस प्रॉफिट पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। हमारा प्रॉफिट कितना होगा जरा बताओ तो। सर प्रॉफिट में हम अपनी चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपनी सेल्स में से, तो हमारी सेल्स है 50,000 की, और खर्चे जो हैं वो दे रखे हैं 20,000 के, और यहां पे कह रखा है कि भाई डेप्रीसिएशन होगी 5,000 की, तो इन खर्चों को घटा के फिगर आई 25,000 की, और 25,000 जो है इस पे आपको देना पड़ेगा 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा, यानी कि 7,500 आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बचेगा आपके पास कितना, 17,500 ही आपके पास यहां पे बचेगा। अब इसके अलावा यहां पे 5,000 की डेप्रीसिएशन थी, ऐसा खर्चा था जिसमें कोई कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इसलिए इस 17,500 में हम ऐड कर देंगे अपने 5,000 को, और हमारे पास जो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकल कर आएगा इट इज गोइंग टू बी 22,500, कि नेट 22,500 के हमारे इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज यहां पे होंगे। तो डेप्रीसिएशन को ऐड करना मत भूलिएगा, बाकी सब तो आप कर लेंगे, बाकी सब बिल्कुल सही है, बट डेप्रीसिएशन को आपको ऐड बैक करना है क्योंकि इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। इस चीज को यहां पे ध्यान में रखना था, और अब आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर बी का हमारा बन जाएगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है, इन कैपिटल बजटिंग डैश आर रिलेटेड टू रिस्क रिड्यूसिंग एज वेल एज वेलफेयर इंप्रूविंग इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन प्रपोजल, रिप्लेसमेंट प्रपोजल, स्ट्रेटेजिक प्रपोजल और एनवायरमेंटल प्रपोजल। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स हमारा जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है स्ट्रेटेजिक प्रपोजल। देखो यहां पे एक्सपेंशन प्रपोजल आप सभी जानते हैं कि मैं एक प्लांट लगा रखा है, दूसरा प्लांट लगाऊं कि ना लगाऊं। रिप्लेसमेंट प्रपोजल, ये मशीन को रिप्लेस करूं या फिर इसकी रिपेयर करा के चलाता जाऊं। एनवायरमेंटल प्रपोजल, आपके एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपके एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई चीजों को यहां पे हम एनालाइज करते हैं, तो दे आर एनवायरमेंटल प्रपोजल्स। अगर स्ट्रेटेजिक प्रपोजल्स की बात करें तो ऐसे प्रपोजल्स हैं जो कि आप यहां पे करने वाले हैं एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज गेन करने के लिए। आप चाहते हैं कि आपकी फर्म सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाए, सबसे कम कॉस्ट पे बनाए, आपका जो कंज्यूमर है उसके लिए फायदेमंद प्रोडक्ट बनाए, और ऐसा करने के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको R&D में पैसे लगाने पड़ते हैं। और आप R&D में पैसे लगाएं या ना लगाएं, ऐसे प्रपोजल को स्ट्रेटेजिक प्रपोजल बोला जाता है। अगर आप लगा देंगे, R&D में पैसे लगा देंगे, और वो रिसर्च आपके लिए फ्यूचर में मददगार साबित होती है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके यहां पे कंज्यूमर्स को बेहतर प्रोडक्ट मिलेगा, और यहां पे आपके प्रोडक्ट के साथ वो जुड़े रहेंगे, आपका रिस्क यहां पे रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी का ही बनेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर आपको देना है इस वीडियो पे कमेंट करके, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।